हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का जो एक्ट है। और स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 9 से, जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। सेक्शन नंबर 48 है जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफेंसेस। तो यहाँ पे जनरल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू ऑफेंसेस से? तो कोई भी पर्सन जो यहाँ पे है, वो कोई आर्टिकल ऑफ फूड को इंजीरियस टू हेल्थ बना देता है किसी भी मीन्स से, जो कि यहाँ पे मेंशन है, नेमली कौन कौन सा। सबसे पहले ऐड कर देता है या तो कुछ चीज उस आर्टिकल या सब्सटेंस ऑफ फूड में, या दूसरी बात वो यूज करता है कुछ आर्टिकल या सब्सटेंस एज अ इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड में। मतलब सबसे पहले कुछ मिला रहा है ए वाले में, दूसरे वाले में कुछ आर्टिकल या सब्सटेंस यूज कर रहा है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड ऐसा, मतलब एज ए इंग्रेडिएंट ऑफ फूड यूज कर रहा है। तीसरा है सेट कर रहा है किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कुछ भी तरीके का उसमें मिलावट कर रहा है फ्रॉम द फूड में। और फिर उसके बाद है कि सब्जेक्टिंग द फूड टू एनी अदर प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ अदर प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट उस फूड फूड के साथ कर रहा है। और विद द नॉलेज कर रहा है कि ये जो फूड है वो सोल्ड किया जाना है या फिर ऑफर फॉर सेल किया जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इन डिटरमाइनिंग वेदर द फूड इज अनसेफ और इंजीरियस टू हेल्थ, अब जब भी यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या ये फूड अनसेफ और इंजीरियस टू हेल्थ है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है जिसके लिए फूड यहाँ पे यूज किया जाएगा, बाय यूज ऑफ फूड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर किस तरीके से यूज करेगा एंड हैंडलिंग करेगा ईच स्टेज, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों को देखा जाएगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन ऑफ फूड को देखा जाएगा कि किस तरीके के लिए कंज्यूमर यहाँ पे यूज करेगा। फिर दूसरी बात है इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी टू द कंज्यूमर, कि इंक्लूडिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि लेवल पे है, अदर इंफॉर्मेशन है जो कि जनरली अवेलेबल की जाती है यहाँ पे कंज्यूमर को, कंसर्निंग द अवॉइडेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक adverse health effects to particular food or category of food, only to probable immediate or short-term, long-term effects of that food on the health of person consuming it, but not on subsequent generations। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर को बताना जरूरी है, जो कंज्यूमर को वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो लेवल ऑफ प्रोडक्ट पे मेंशन होती है जनरली, जिससे किसी भी तरीके का हेल्थ इशू को अवॉइड किया जा सके, हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर फूड या कैटेगरी ऑफ फूड के कारण, जो कि प्रोबेबल है, मतलब जो हो सकते हैं, जो इमीडिएट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट जनरेशंस में हो जाए ऐसा, वो बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी किसी को यहाँ पे मूंगफली से एलर्जी होती है, मैंने तो सुना। तो अब जो पीनट बटर होता है, पीनट बटर में अगर वो पीनट कंटेंट रहेगा ही, क्योंकि पीनट बटर है तो उसमें लिखा रहता है वार्निंग। जैसे हनी है तो हनी में लिखा रहता है कि नॉट यूज बाय डायबिटिक पर्सन, तो ये सारी चीजें वार्निंग वहां पे मेंशन होना चाहिए। फिर टू प्रोबेबल कम्युलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट, तो उसके प्रोबेबल कम्युलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट क्या होंगे टू पर्टिकुलर हेल्थ, जो कि हेल्थ सेंसिटिव्स में है और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए है, और वेयर द फूड इज इंटेंडेड फॉर दैट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हेल्थ अगर सेंसिटिव्स वगैरह है, वो जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था उसको कर लीजिए यहाँ पे भी, कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं, तो जिसके लिए वो जिस कैटेगरी के लिए कंज्यूमर यूज करते हैं, तो उनके लिए उसको बताना जरूरी है। फिर दूसरा ऑल्सो द प्रोबेबल एंड कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ फूड, तो उसके क्या प्रोबेबल कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ फूड होंगे सब्सटेंशियली ऑन द सेम कंपोजिशन, इसी सेम कंपोजिशन का जो रहता है, ऑन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कंज्यूमिंग इन ऑर्डिनरी क्वांटिटीज। तो उसके कम्युलेटिव इफेक्ट क्या होंगे, जो कि सब्सटेंशियली सेम कंजम्पशन करेगा कोई भी पर्सन, उसकी हेल्थ पे क्या होंगे जो कि ऑर्डिनरी क्वांटिटीज में कंज्यूम करेगा। और जब भी कोई फैक्ट है कि जहाँ पे क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ आर्टिकल है, जो कि बीइंग प्राइमरी फूड है, has fallen below the specified standard, or if the constituents are present in the quantity are not specified limits of the variability. In either case, the due to natural causes and beyond the human agency, then the such article is not deemed to be unsafe for substandard और फूड कंटेनिंग एक्स्ट्राजीनियस मैटर। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई भी चीज है वो क्वालिटी में और प्योरिटी है उसमें, मतलब कोई भी चीज है अपनी, वेयर द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ आर्टिकल जो है, जो कि प्राइमरी फूड है, वो किसी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से नीचे फॉल नहीं होता। वो जो भी उसके
कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसमें प्रेजेंट हैं वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स में, मतलब क्या होता है कि कोई भी जो क्वालिटी या प्योरिटी है किसी आर्टिकल की जो कि प्राइमरी फूड है और वो अगर किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से नीचे हो गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें प्रेजेंट है क्वांटिटीज में वो स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ वेरिएबिलिटी में नहीं है। लेकिन दोनों केस में क्या हुआ कि ये नेचुरल कॉजेस के कारण हुआ, मतलब प्राकृतिक चीजों के कारण ये सब चीजें हुई एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी। कोई भी ह्यूमन एजेंसी का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था उस पर, तो सच आर्टिकल शैल नॉट बी डीम टू बी अनसेफ, तो उस आर्टिकल को यहाँ पे अनसेफ नहीं मानेंगे। एंड सब स्टैंडर्ड और फूड कंटेनिंग एक्सट्रेजिनस मैटर, तो वो उन आर्टिकल को यहाँ पे अनसेफ नहीं मानेंगे और सब स्टैंडर्ड और फूड जो कंटेनिंग एक्स्ट्राजीनस मैटर ऐसा नहीं मानेंगे। फिर फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन, इंजरी का मतलब होता है किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट या तो किसी भी तरीके का परमानेंट और टेम्पररी या फिर इंजीरियस टू हेल्थ होता है, तो उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे मानेंगे। तो सेक्शन नंबर 49 है जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू पेनल्टी। तो वाइल एडजुकेटिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, जब यहाँ पे हम क्वांटम मतलब ये नापते हैं कि कितना लॉस हुआ होगा, मतलब जब भी वाइल एजुकेटिंग मतलब डिसाइड कर रहे हैं किसी को ट्राई कर रहे हैं, मतलब ट्रायल मतलब कोर्ट प्रोसीजर वगैरह चल रहा है, तो जनरल प्रोविजंस क्या रहेंगे पेनल्टी से रिलेटेड जब भी एडजुडिकेटिंग कर रहे हैं, मतलब जब भी ट्रायल वगैरह चल रहा है या कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी है मतलब किस तरीके से उसको नापना कि किस तरीके से पेनल्टी दिए जाना चाहिए अंडर दिस चैप्टर, तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा और ट्रिब्यूनल होगा एज द केस में हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग, तो उन चीजों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज, मतलब उसको क्या फायदा हुआ और क्या उसको अनफेयर एडवांटेज मिला, वेर एवर क्वान्टिफिएबल, मतलब जब भी यहाँ पे क्वान्टिफिएबल मतलब जब भी नापा जा सके, मेड इन द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, उस कॉन्ट्रवेंशन के कारण, और द अमाउंट ऑफ लॉस और लाइकली टू कॉज एनी पर्सन, और यहाँ पे क्या लॉस होगा उसको या लाइकली टू कॉज हो सकता है उस पर्सन को एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, उस कॉन्ट्रवेंशन के कारण क्या उसका ये रिजल्ट होगा। और फिर है रिपीटेशन नेचर ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, अगर उसने रिपीटेटिव किया है मतलब रिपीटेटिव नेचर है उसका कॉन्ट्रवेंशन का, मतलब उसने दोबारा वही ऑफेंस फिर से किया है, तो रिपीटेड नेचर में क्या होता है ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी ना। और वेदर द कॉन्ट्रवेंशन इज विल डाउट हिज नॉलेज, और क्या जो कॉन्ट्रवेंशन हुआ वो उसके नॉलेज के बिना हुआ, तो ये चीजें देखी जाएंगी या फिर अदर रिलेवेंट फैक्टर्स देखे जाएंगे। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। अब सेक्शन नंबर 50 है पेनल्टी फॉर सेलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे पनिशमेंट्स आ गई हैं, मतलब ऊपर तो हम सिर्फ जनरल सिनेरियोस देख रहे थे, अब यहाँ पे पनिशमेंट आ गई सेक्शन नंबर 50 से। तो पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड, तो किसी ऐसे तरीके का प्रोडक्ट को बेचना, मतलब सेल कर रहा है, पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड और किसी ऐसी नेचर का या सब्सटेंस का जिसकी क्वालिटी है डिमांडेड, वो उस तरीके का नहीं, मतलब जैसी क्वालिटी डिमांड की गई वैसी नहीं है। एनी पर्सन हु सेल्स, कोई पर्सन यहाँ पे सेल करता है यहाँ पे परचेजर को प्रिड्यूस करता है एनी फूड जो कि कंप्लाई नहीं करता है यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट को और रेगुलेशंस जो भी बनाई गई यहाँ पे, और जो भी नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांड की जाती है परचेजर्स के द्वारा, तो उस पर्सन को मतलब जो सेल कर रहे हैं आप उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज, मतलब 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगी। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ पर्सन जो कि कवर्ड होते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31, कौन सा था वहां पे, ये था कि अगर कोई पैटी शॉप्स वगैरह खोलता तो उसको कोई लाइसेंस रिक्वायर नहीं होता है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर पैटी शॉप। तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए यहाँ पे शैल फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर वो लोग नॉन कंप्लायंस करते तो उनको पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000 रुपीज, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस लेके सेलिंग वगैरह की है जिनके पास लाइसेंस था उनको 5 लाख रुपीज लगेगा, और जो छोटे मोटे पैटी शॉप्स हैं वेंडर्स हैं उनको कितना लगेगा, 25,000 रुपीज लगेगा। सेक्शन नंबर 51 है पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। तो कोई पर्सन यहाँ पे या तो खुद के थ्रू या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा अपने बिहाफ में या तो मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल या स्टोर करने के लिए, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करता है, इम्पोर्ट करता है कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड
फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का, जो कि सब स्टैंडर्ड का है। सब स्टैंडर्ड मतलब जो क्या है कि स्टैंडर्ड फूड से थोड़ा कम है, मतलब लेकिन वो पर्टिकुलर क्वालिटी में तो खराब होता है ना, थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन थोड़ा तो खराब होता है। तो उसको कितनी पेनल्टी होगी? शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो उसको 5 लाख रुपीज की पेनल्टी लगेगी। अब सेक्शन नंबर 52 है पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। तो कोई पर्सन हु एवर वेदर बाय हिमसेल्फ, या तो खुद के थ्रू या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा वो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल मतलब मैन्युफैक्चर करता है सेल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट वगैरह करता है फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जो कि मिस ब्रांडेड है। मतलब दोनों सेक्शन में सिर्फ इतना सा फर्क है, ऊपर सब स्टैंडर्ड फूड था, सब स्टैंडर्ड फूड के लिए 5 लाख रुपीज लगता था, मिस ब्रांडेड के लिए कितना लगता है? तो 3 लाख रुपीज लगता है। तो आप ऐसा शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि सेक्शन नंबर 51, अगर सब स्टैंडर्ड फूड बेच रहे हैं तो कितना लगेगा? 5 लाख रुपीज। अगर सेक्शन नंबर 52 अगर मिस ब्रांडेड फूड बेच रहे हैं तो कितना लगेगा? 3 लाख रुपीज। फिर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे क्या कर सकता है? डायरेक्शन इशू कर सकता है उस पर्सन को जो कि यहाँ पे गिल्टी फाउंड हुआ है इस ऑफेंस में, इस सेक्शन के, और वो यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस ले सकता है रेक्टिफाई करने के लिए मिस्टेक्स ऑफ आर्टिकल जो भी यहाँ पे है, और जो फूड होगा उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाएगा। मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन इशू कर देगा उस पर्सन को जो भी यहाँ पे गिल्टी फाउंड हुआ, कि वो कुछ करेक्टिव मेजर्स ले, रेक्टिफाई करे अपने एक्शंस को, जो मिस्टेक उसके द्वारा की गई, और जो आर्टिकल ऑफ फूड है उसको क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर पब्लिश करता है और इस अ पार्टी टू पब्लिकेशन, या फिर कोई पब्लिकेशन की पार्टी है, कोई एडवर्टाइजमेंट जो कि फॉल्सली डिस्क्राइब करता है किसी फूड को, या फिर लाइकली टू मिसलीड मतलब किसी को भी गुमराह करता है नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में, और गिफ्ट करता है फॉल्स गारंटी, मतलब नकली गारंटी देता है, तो शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। तो उसको 10 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लगी। फिर लिखा हुआ इन एनी प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट a label or advertisement relating to any article of food in respect of which any contravention is alleged to have been committed। तो अब क्या होता है, कोई भी प्रोसीडिंग है कि मतलब किसी प्रोसीडिंग में फैक्ट, जैसे कि यहाँ पे लेबल और एडवर्टाइजमेंट जो है जिसमें यहाँ पे आर्टिकल ऑफ गुड्स का है, जो उसमें जो भी है कॉन्ट्रवेंशन जिसके ऊपर एलिजिड हुआ है, मतलब जिसके ऊपर कॉन्ट्रवेंशन वगैरह लगी हुई है, उसमें क्या होता है कि एक्यूरेट स्टेटमेंट है किसी भी कंपोजिशन ऑफ फूड के बारे में। तो वो सिर्फ वो चीज होना कि यहाँ पे जो मतलब जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है, जो भी कंपोजिशन उस फूड में डाली हुई है वो लिखा हुआ है, तो ये होना सिर्फ यहाँ पे प्रिक्लूड नहीं कर देगा, मतलब कोर्ट को रोक नहीं देगा अपनी फाइंडिंग करने में कि कॉन्ट्रवेंशन कमिट हुई है या नहीं हुई है। मतलब क्या होता है, कोई भी सिर्फ इतनी सी बात है किसी भी प्रोसीडिंग में कि वहां पे कुछ लेबल और एडवर्टाइजमेंट जो है, जो किसी आर्टिकल ऑफ फूड का है जिसके बारे में यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन एलिज्ड है, वो किसी के द्वारा कमिट किया गया है, तो वो अगर ये बता देता है कि एक्यूरेट स्टेटमेंट ही तो है जो मैंने कंपोजिशन ऑफ फूड में डाला है, तो सिर्फ इतनी सी बात उसको कोर्ट को नहीं रोक देगी अपनी फाइंडिंग वगैरह देखने में कि सेटर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है कि नहीं, मतलब अपनी कोर्ट को नहीं रोकेगी फाइंडिंग करने में कि कॉन्ट्रवेंशन कमिट किया गया है या नहीं किया गया। सेक्शन नंबर 54 है पेनल्टी फॉर कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन या तो हिमसेल्फ या थ्रू एनी अदर पर्सन इन दिस बिहाफ, अपने बिहाफ में फॉर सेल के लिए स्टोर सेल और डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट करता है एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जिसमें किसी भी तरीके का एक्सट्रीनियस मैटर होता है, तो उस पर यहाँ पे पेनल्टी लगेगी विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। तो पेनल्टी फॉर कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर, अब यहाँ पे हमने ऊपर दो दो चीजें देख ली थी, हमने वहां पे ऊपर ब्रांडेड फूड देख लिया था, और दूसरा कौन सा था? सब स्टैंडर्ड फूड था। 53 था नहीं, एक मिनट कौन सा था, एक मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ 52 53, अब यहाँ पे 54 में है एक्सट्रीनियस मैटर। तो आप ये याद रख सकते हैं कि तीनों लाइन्स दिए हुए हैं, सबसे पहले मिस ब्रांडेड फूड दिया है, फिर बीच में एक बस ये अलग आ गया था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो हमें ऐसा देखना चाहिए 51 52, और फिर 53 थोड़ा अलग था, और 54 में कैसा एक्सट्रीनियस मैटर को अगर कोई भी पर्सन कंटेन करता है, तो एनी पर्सन वेदर बाय हिमसेल्फ, या तो वो खुद के थ्रू
या किसी अदर पर्सन के द्वारा इस बिहाफ मतलब ऑन हिज बिहाफ मतलब खुद के बिहाफ में मैन्युफैक्चर करता है, सेल के लिए स्टोर करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट करता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जिसमें एक्सट्रेनियस मैटर है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, तो उसको 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी दी जाएगी, याद रखोगे। तो क्या है, फिर से देखते हैं 51 में क्या है, सब स्टैंडर्ड फूड बेचा 5 लाख रुपए लगेगा, मिस ब्रांडेड फूड बेचा तो 3 लाख रुपए लगेगा, और अगर एक्सट्रेनियस मैटर वाला फूड बेचा तो 1 लाख रुपए लगेगा। सिंपल सी बात। फिर पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो अब भी कोई तो क्या होगा कि कोई फूड ऑपरेटर होगा या इंपोर्टर होगा तो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड फेल हो गया कंप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट जो भी इस एक्ट में दिए हैं, रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स वगैरह बनाए गए हैं जो भी इसमें, जैसा कि उसको डायरेक्ट किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, तो यहाँ पे वो लायबल हो जाएगा पेनल्टी के लिए, जो कि यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है 2 लाख रुपीज तक। मतलब अगर कोई भी बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर है या इम्पोर्टर है, उसने यहाँ पे सेट की गाइडलाइंस वगैरह को नहीं फुलफिल कर पाए, रिक्वायरमेंट्स जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जैसा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बोल रहा है, तो उसको पनिशमेंट हो जाएगी सिर्फ 2 लाख रुपीज तक की। उसके बाद सेक्शन नंबर 56 है पेनल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे या तो खुद हिमसेल्फ मतलब खुद से कर रहा है या फिर कोई अदर पर्सन से करा रहा है, खुद के बिहाफ में मैन्युफैक्चर या फिर प्रोसेस करा रहा है कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो कि अनहाइजीनिक अनसैनिटरी कंडीशन का है, तो उसको पेनल्टी कितनी लगेगी? 1 लाख रुपीज तक की लगेगी। उसके बाद है पेनल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी पर्सन जो है या तो खुद के थ्रू या फिर कोई अदर पर्सन अपने बिहाफ में इम्पोर्ट करवाता है, मैन्युफैक्चर करता है सेल के लिए, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी एडल्ट्रेंट को, एडल्ट्रेंट मतलब जो मिलावटी है सामान, तो अगर वो एडल्ट्रेंट इस तरीके का है कि यहाँ पे इंजीरियस नहीं होता किसी के हेल्थ के लिए, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज तक का लगेगा, और अगर कुछ एडल्ट्रेंट इंजीरियस टू हेल्थ है तो पेनल्टी लगेगी 10 लाख रुपीज की। तो अगर एडल्ट्रेंट इंजीरियस टू हेल्थ नहीं 2 लाख रुपीज, अगर इंजीरियस टू हेल्थ एडल्ट्रेंट है 10 लाख रुपीज, सिंपल सी बात। फिर लिखा है इन प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 इट शैल नॉट बी अ डिफेंस दैट एक्यूज वाज होल्डिंग एडल्ट्रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो जब यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है सबसेक्शन 1 में, तो यहाँ पे ये डिफेंस नहीं होगा एक्यूज के लिए कि वो होल्ड कर रहा है एडल्ट्रेंट किसी अदर पर्सन के बिहाफ में, तो वो अपने आप को ये कह के नहीं बचा पाएगा मतलब। अब सेक्शन नंबर 58 है जो कि रेसिडुअरी सेक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ पेनल्टी नहीं दी रही है, दी जा रही है इस एक्ट में, तो यहाँ पे दी जाती है। तो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। तो कोई ऐसी चीज जहाँ पे कहीं कोई पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई, तो वहां पे कह दिया जाएगा हु एवर कॉन्ट्रवेंशन, कोई भी पर्सन यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन करता है सेट प्रोविजंस का, रूल्स का, रेगुलेशन जो भी यहाँ बनाए जाएंगे बनाए गए हैं, और कॉन्ट्रवेंशन के लिए यहाँ पे कोई भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है उस चैप्टर में, तो उसको लाइबल होगा यहाँ पे पेनल्टी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 लाख रुपीज तक की, तो उसको 2 लाख रुपीज लगेगी यहाँ पे अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके बारे में पनिशमेंट इस एक्ट में बताई नहीं गई है, लेकिन कॉन्ट्रवेंशन जरूर हुआ है इस एक्ट का। अब सेक्शन नंबर 59 है पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। तो अब कोई पर्सन है या तो वो अपने खुद से या फिर अपने किसी अदर पर्सन के थ्रू खुद के बिहाफ में मतलब मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल और स्टोर या फिर सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, इम्पोर्ट करता है कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड का जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है और विच इज अनसेफ, अनसेफ है, तो अनसेफ के लिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो अगर उसके इस फेलियर और कॉन्ट्रवेंशन से किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होती, नॉट रिजल्ट इन इंजरी, तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि 6 मंथ का हो सकता है, एंड साथ ही साथ उसको फाइन लगेगा जो कि 1 लाख रुपीज तक का होगा। अब उसके फेलियर कॉन्ट्रवेंशन करने से यहाँ पे रिजल्ट हो गया किसको ग्रीवियस इंजरी, मतलब ग्रीवियस हर्ट, वही जैसा हम आईपीसी में पढ़ते हैं ना ग्रीवियस हर्ट और नॉर्मल हर्ट, तो यहाँ पे ग्रीवियस
नहीं है, मतलब नॉट रिजल्ट इन अ ग्रीवियस इंजरी, यहाँ पे किसी को इंजरी तो हुई लेकिन ग्रीवियस नेचर की नहीं हुई। तो उसको यहाँ पे कितना लगेगा, तो उसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक, और फाइन लगेगा 3 लाख रुपीज तक का। अब देखिए, अगर उसका फेलियर और कॉन्ट्रवेंशन इस तरीके का है जिससे किसी को ग्रीवियस इंजरी हो गई, वही जैसे हमने ग्रीवियस हर्ट वगैरह आईपीसी में देखते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि 6 ईयर्स तक का हो सकता है, एंड साथ ही साथ फाइन लगेगा जो कि 5 लाख रुपीज तक का होगा। फिर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने यहाँ पे फेलियर और कॉन्ट्रीब्यूशन किया जिससे किसी की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो यहाँ पे क्या होगा कि इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि 7 ईयर्स से तो कम नहीं होगा, बट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकता है, और शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा जो कि 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, 10 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, मतलब नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज लिखा हुआ है। फिर सेक्शन नंबर 60 है पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विद सीज आइटम। तो कोई पर्सन है विदाउट परमिशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, बिना फूड सेफ्टी ऑफिसर की परमिशन के बिना रिटेन करता है या रिमूव करता है, टेम्पर करता है किसी भी फूड व्हीकल या इक्विपमेंट, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए यूज होता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल या फिर कोई अदर थिंग जिसको सीज किया जाता है इस एक्ट में, तो वो लाइबल होगा यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, और फाइन लगेगा जो कि 2 लाख रुपीज तक का हो सकता है। फिर सेक्शन नंबर 61 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो कोई पर्सन यहाँ पे इस के कनेक्शन में जो कि रिक्वायरमेंट और डायरेक्शन इशू किए गए सेक्ट में प्रोवाइड करता है किसी इंफॉर्मेशन को, प्रोड्यूस करता है कोई डॉक्यूमेंट जो कि उसको पता है कि ये फॉल्स या मिसलीडिंग है, तो वो पनिशेबल होगा यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकता है 3 ईयर, सॉरी 3 मंथ तक का, एंड साथ ही साथ फाइन जो कि 2 लाख रुपीज तक का हो सकता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन अगर यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है जो कि इन कनेक्शन में द रिक्वायरमेंट या डायरेक्शन जो भी प्रोवाइड करते हैं यानी मतलब इस एक्ट में जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई प्रोड्यूस करता है वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो भी इसको पता है कि फॉल्स और मिसलीडिंग है, तो उसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो 3 मंथ तक, और फाइन लगेगा जो कि अप टू 2 लाख हो सकता है। सेक्शन नंबर 62 है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तब कोई पर्सन है जो विदाउट रीजनेबल मतलब बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के रेजिस्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट करता है या इम्पर्सोनेट करता है, मतलब उसको इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे वो है ही नहीं वो पर्सन, और थ्रेटन करता है और इमीडिएट मतलब इंटीमेट करता है और असॉल्ट करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर को जब भी वो एक्सरसाइज कर रहा है फंक्शन इस एक्ट के अंदर, तो उसको पनिशमेंट होगी जो पर्सन ऐसा कर रहा है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकता है 3 मंथ तक का, और साथ ही साथ फाइन लगेगा जो कि 1 लाख रुपीज तक हो सकता है। तो यहाँ पे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको 3 मंथ लग रहा था, और यहाँ जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर को उसको भी 3 मंथ्स की पनिशमेंट हो रही है, लेकिन ऊपर फाइन जो था फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का 2 लाख रुपीज था, और यहाँ पे कितना है 1 लाख रुपीज फाइन है। फिर सेक्शन 63 है पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस विदाउट लाइसेंस। तो कोई पर्सन जो है एनी पर्सन और फूड बिजनेस ऑपरेटर, केवल उनको छोड़ के जो सेक्शन नंबर 31 के सब सेक्शन 2 में है उनको छोड़ के, क्योंकि उनको वो पैटी शॉप वाले हैं, उनको यहाँ पे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसा हमने पढ़ा था। तो या तो वो हिमसेल्फ या फिर कोई अदर पर्सन के द्वारा अपने बिहाफ में, जिनको यहाँ पे रिक्वायर था कि वो ऑब्टेन करे लाइसेंस मैन्युफैक्चर सेल स्टोर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए उस फूड आर्टिकल को, और वो यहाँ पे क्या करते हैं विदाउट फूड लाइसेंस, मतलब विदाउट लाइसेंस करते हैं वो, मतलब बिना लाइसेंस के वो क्या करते हैं, या तो सेल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उनको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट जो कि में एक्सटेंड टू 6 मंथ, जो कि 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, एंड साथ ही साथ फाइन जो कि 5 लाख रुपीज तक का हो सकता है। तो यहाँ पे 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, फाइन लगेगा 5 लाख रुपीज तक का।
सेक्शन नंबर 64 है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। तो अगर कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे प्रीवियसली कन्विक्ट हो गया था किसी ऑफेंस के लिए, और वो फिर सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो जाता है, और वो फिर सब्सिक्वेंटली वो सेम ऑफेंस कर देता है, तो उसको पनिशमेंट होगी यहाँ पे। वो कितनी पनिशमेंट होगी? ट्वाइस द पनिशमेंट, उसको दुगना पनिशमेंट मिलेगा जो कि उसको इम्पोज किया था, विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। तो फर्स्ट कन्विक्शन में जो पनिशमेंट दिया था है उससे दुगना दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द सेम ऑफेंस। तो सेम ऑफेंस को मतलब अगर वो पहली बार जब करता तो उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस चीज की दी जाती, उसका ट्वाइस पनिशमेंट दिया जाएगा अगर वो सब्सिक्वेंट वही ऑफेंस करता है तो। और फिर क्या है कि, और जो भी फाइन लिया जाएगा डेली बेसिस पे, अगर अगर उसका ऑफेंस जो है कंटिन्यूइंग वन है, मतलब यहाँ पे फर्दर फाइन उससे रिकवर किया जाएगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपीज तक का, अगर उसका जो ऑफेंस है वो कंटिन्यूइंग वन है, मतलब ऐसा है कि रोज 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 वो ऑफेंस होता ही जा रहा है, तो उससे 1 लाख रुपए का फाइन भी लिया जाएगा अलग से, और उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे एक सिमिलर चीज है जो हम लास्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में पढ़ते आ रहे थे, वैसे यहाँ पे भी एक वही चीज है कि जो कोर्ट है, वहां पे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन यहाँ पे ये काम कर रहा है, मतलब कौन पर्सन है यहाँ पे, जो जो पर्सन है यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है इस एक्ट की, तो उस पर्सन को यहाँ पे क्या कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे उसका जो ऑफेंडर का नेम है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, जो भी द ऑफेंस एंड द पेनल्टी जो भी इम्पोज की गई है उसको पब्लिश करेगा यहाँ पे ऑफेंडर्स के एक्सपेंस, मतलब जो ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया उस पर्सन के एक्सपेंस पे यहाँ पे पब्लिश करेगा न्यूज़पेपर में, इन सच अदर मैन, और किसी अदर मैनर में भी अगर हो सकता है तो जैसा कि बताया गया है द कोर्ट में डायरेक्ट, जैसे कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, और जो एक्सपेंस होगा पब्लिकेशन का वो शैल डीम टू बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट अटेंडिंग द कन्वेंशन, और जो यहाँ पे खर्च आएगा यहाँ पे पब्लिकेशन वगैरह करने में, उसको यहाँ पे क्या माना जाएगा, डीम टू बी द पार्ट ऑफ कोर्ट, सॉरी कोस्ट अटेंडिंग कन्विक्शन, कि कन्विक्शन का ही पार्ट है वो, ऐसा माना जाएगा, जो भी यहाँ पे पब्लिशिंग के लिए कॉस्ट वगैरह लगेगा ना उसको यहाँ पे ही माना जाएगा। एंड शैल बी रिकवरेबल इन द सेम मैनर एज फाइन, उसको फाइन की तरह रिकवर कर लिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 65 है कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की अगर डेथ हुई या उसको कोई इंजरी हुई तो क्या होगा, किस तरीके से कंपनसेशन उस पर्सन को दिया जाएगा जिसको इंजरी या उसकी डेथ हुई है मतलब। तो विदाउट प्रीजुडिस टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के किसी अदर प्रोविजंस को बिना प्रीजुडिस किए जो भी पर्सन है, इफ एनी पर्सन या तो खुद से करता है या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा करता है खुद के बिहाफ में, मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, इम्पोर्ट करता है किसी भी आर्टिकल और फूड को, जिससे किसी भी जिससे क्या है वो कॉजिंग इंजरी, जिससे किसी तरीके की इंजरी हुई है किसी कंज्यूमर को और उसकी डेथ हो गई है, तो ये लॉफुल होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, और एज द केस में भी कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट करेगी उस पर्सन को कि वो पे करे यहाँ पे कंपनसेशन उस विक्टिम को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टिम को। नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, अगर डेथ हुई है तो डेथ में 5 लाख रुपीज मिलेंगे, और नॉट, मतलब नॉट लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 5 लाख रुपए तो कम से कम देने पड़ेंगे अगर किसी की डेथ हुई, और बाकी केसेस में नॉट एक्सीडिंग 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं दिया जाएगा अगर ग्रीवियस इंजरी हुई है, और नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज इन ऑल अदर केसेस, और बाकी सारे केसेस में 1 लाख रुपीज दिया जाएगा। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो कंपनसेशन जो पे किया जाता है, तो कंपनसेशन जो है वो अर्लीस्ट पे किया जाएगा, और किसी भी केस में 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 6 महीने के अंदर ही देना पड़ेगा, मतलब द कंपनसेशन शैल बी प्रोवाइडेड एट द अर्लीस्ट एंड इन नो केस लेटर देन 6 मंथ। तो किसी भी केस में 6 महीने से ज्यादा में कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा, 6 महीने के अंदर ही दिलाया जाएगा जिस दिन भी डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इंसिडेंट हुआ है, जिस दिन भी इंसिडेंट ऑकर हुआ था। अब प्रोवाइडेड फर्दर में अगर अगर इन केस ऑफ डेथ की बात करें, अगर किसी की डेथ हुई है तो यहाँ पे जो इंटरिम रिलीफ होगा, इंटरिम रिलीफ जो है, अगर डेथ है तो यहाँ पे इंटरिम रिलीफ भी देंगे ना, मतलब इंटरिम मतलब टाइमिंग जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि जैसे किसी की डेथ हुई है तो उसको
तुरंत भी कुछ रिलीफ लगेगा ना, तो इंटरिम रिलीफ दिया जाता है उसके नेक्स्ट किन को, नेक्स्ट ऑफ द किन जो भी है, मतलब जो उसके वारिस है, उत्तराधिकारी जो भी आप समझ सके। तो विद इन 30 डेज दिया जाता है इंसिडेंट के, मतलब अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको इंटरिम रिलीफ तो 30 डेज के अंदर ही दिया जाएगा, जो भी उसके किन है उनको। फिर लिखा हुआ वेयर द पर्सन इज हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू ग्रीवियस इंजरी और डेथ। अगर कोई कोई पर्सन है यहाँ पे जो गिल्टी है यहाँ पे किसी भी ऑफेंस का जिसमें किसी भी तरह की ग्रीवियस इंजरी या डेथ हुई है, तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो उसका नेम है, रेसिडेंस, जो भी पर्सन यहाँ पे गिल्टी हुआ है उसको, वो जिसके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई है उसको पब्लिश कर देगा ऑफेंडर्स की एक्सपेंसेस पे, मतलब जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं न्यूज़पेपर में या फिर किसी अदर मैनर में, जैसे कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ठीक लगे, और कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे पब्लिकेशन के वो उसको डीम टू बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट अटेंडिंग मानेंगे कन्विक्शन के लिए, और वो रिकवरेबल किया जाएंगे फाइन के तौर पे। मतलब जैसा कि हम ऊपर समझते आए ना, वो जब किसी पर्सन ने ऑफेंडर ने वो ऑफेंस किया था, सब्सिक्वेंट कर रहा था, तो उसको वो पब्लिश कर दे रहे थे न्यूज़पेपर में अदर मैनर, वैसे ही यहाँ पे। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और क्या करेगा, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, तो वो यहाँ पे लाइसेंस को भी कैंसिल करने के लिए बोल देंगे। मतलब मैं ऑल्सो, मतलब वो साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, लाइसेंस को भी कैंसिल करा सकते हैं, या कर सकते हैं मतलब, और रिकॉल करा सकते हैं फूड जो भी मार्केट में है, मतलब मार्केट से वो फूड को उठवा सकते हैं कि फूड को मार्केट में से वापस ले लिया जाए। और फॉर फीचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी और डेथ ऑफ कंज्यूमर। और बाकी फॉर फ्यूचर हो जाएगा उसका एस्टेब्लिशमेंट एंड जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट मतलब वो दुकान, वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो लोकेशन वगैरह, मतलब जहाँ पे भी है जो वो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो भी कुछ हो सकता है, दुकान, फैक्ट्री जो भी है, और या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, तो अगर किसी की ग्रीवियस इंजरी या डेथ हुई है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे फॉरफिट कर लिया जाएगा। और इशू प्रोहिबिशन ऑर्डर इन एनी अदर केसेस, तो एनी अदर केसेस में प्रोहिबिशन ऑर्डर उसके ऊपर दे दिए जाए, उसको दे दिए जाएंगे, अदर केसेस में प्रोहिबिशन ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे। अब सेक्शन 66 है ऑफेंसेस बाय कंपनी, तो वही हमेशा पढ़ते आए हम, ऑफेंसेस बाय कंपनीज ही वाला सेक्शन ऑलमोस्ट हर एक्ट में ही कॉमन है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब भी कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो जो भी पर्सन एट द टाइम कंपनी के कंडक्ट में, बिजनेस में इंचार्ज था, रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के लिए, तो वो पर्सन और साथ ही साथ कंपनी जो होगा उसको डीम गिल्टी मान लेते हैं उस ऑफेंस के लिए, और उनको यहाँ पे लायबल कर देते हैं प्रोसीड करने के लिए अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली पनिश किया जाता है। अब लेकिन कोई कंपनी है जिसकी यहाँ पे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो एनी एस्टेब्लिशमेंट और ब्रांच जो कि कंसर्न हेड और द पर्सन इंचार्ज जो भी है उस एस्टेब्लिशमेंट का, ब्रांच जो भी नॉमिनेट की गई है कंपनी के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी उस फूड सेफ्टी के लिए, उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन करने के लिए यहाँ पे लाइबल बना देंगे। फिर यहाँ पे कोई पर्सन को यहाँ पे लाइबल नहीं बनाया जाएगा अगर वो यहाँ पे प्रूव कर देता है कि जो भी पर्सन है जिसको यहाँ पे लाइबल किया जा रहा है, अगर वो प्रूव कर देता है कि उसके द्वारा कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट की गई है, मतलब जो भी ऑफेंस यहाँ पे कमिट की गई है वो उसके बिना, विदाउट हिज नॉलेज हुई है, और उसने अपनी सारी ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज किया था उसको रोकने के लिए। फिर लिखा हो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन वन। अब सबसेक्शन वन में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ऑफेंस कमिट की गई है कंपनी के द्वारा और वो प्रूव हो जाए कि किसी की कमिट की गई है कंसेंट और कनाइवेंस, जो कि एट्रीब्यूटेबल है किसी नेग्लेक्ट या बाकी चीजें के थ्रू, मतलब कंसेंट एंड कनाइवेंस के साथ हुई है, नेग्लेक्ट के साथ हुई है, जो कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर ऑफ कंपनी है, तो जो भी यहाँ पे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी होंगे उनको डीम गिल्टी मान लिया जाएगा और उनको अगेंस्ट यहाँ पे प्रोसीड किया जाएगा अकॉर्डिंगली। फिर फॉर द पर्पज दिस सेक्शन में कंपनी का मतलब होता है यहाँ पे एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें इंक्लूड होता है फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और डायरेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे इन रिलेशन टू फर्म मीन्स अ पार्टनर ऑफ फर्म। तो डायरेक्टर का मतलब होता है, अगर हम फर्म की बात करें तो पार्टनर ऑफ फर्म होगा वो डायरेक्टर माना जाए, कंपनी का मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट, और इंडिविजुअल या फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल सब इसमें आ जाते हैं।
लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, जो कि पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ provisions of this act in case the import of article of food to be in addition to the penalties provided under any other act। तो जो भी यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है वो इन एडिशन होगी, मतलब अदर एक्ट में। जो अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसको इंपोर्ट वगैरह करते टाइम जो बाकी दूसरे एक्ट में वो लायबल होता है, वो पनिशमेंट उसको वो भी मिलेगी साथ में। फिर हम पढ़ लेते हैं। तो एनी पर्सन हु इम्पोर्ट्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड, तो कोई पर्सन यहाँ पे इंपोर्ट करता है आर्टिकल ऑफ फूड विच इज इन कॉन्ट्रवेंशन, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन इस एक्ट के प्रोविजंस के, रूल्स रेगुलेशंस के जो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो शैल भी इन एडिशन होगा, वो इन एडिशन होगा। जो भी पेनल्टी जो इसके लिए वो लायबल हो सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में, या फिर कस्टम्स एक्ट 1962 के, तो वो वहां पे ऑल्सो लायबल होगा। और यहाँ पे प्रोसीड किया जाएगा उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर दोनों एक्ट की पनिशमेंट मिलेगी, इसको इस एक्ट में भी मिलेगी, मतलब शैल ऑल्सो बी लायबल अंडर दिस एक्ट, और उस वाले एक्ट में भी प्रोसीड किया जाएगा अकॉर्डिंगली। और जो भी आर्टिकल होंगे, एनी आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डिस्ट्रॉयड, और जो भी यहाँ पे आर्टिकल ऑफ फूड होंगे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा टू इम्पोर्टर। या तो उस आर्टिकल ऑफ फूड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा इम्पोर्टर को, अगर इफ परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिट कर दिया अंडर कौन से एक्ट में, ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिट कर दिया तो रिटर्न कर दिया जाएगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो भी कस्टम्स एक्ट 1962 में लिखा हुआ है या अदर एक्ट जो भी है एज द केस में भी, उनमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चलेगा। तो आज हमने पेनल्टी वाला, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था, पर बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके कवर कर दिया है।